हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी माय डियर। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक जे विद अस माय डियर। इट्स अबाउट मी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। माय डियर, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है और इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है और अब मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड करके चले आइए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इस ऐप को डाउनलोड करने को, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर क्यों डाउनलोड करें, क्या मिलेगा इस ऐप को डाउनलोड करके? माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस हमारी इस ऐप को डाउनलोड करके। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उनमें से चंद बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब 1 to 1 कनेक्ट करता है, जहाँ पे आप बिंदास होके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्त अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग भी करवाते हैं और पोलिंग के दौरान अपन को ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने गलत किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। ये क्या चीज़ है और क्यों? तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ते तो बहुत जगह हो, लेकिन पढ़ाई के बाद आपने कभी अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया है? आपने देखा है क्या कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो सही हो जा रहा है या नहीं जा रहा है? या अगर क्वेश्चन सही भी जा रहा है तो क्या वो आपके टाइम के साथ ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? अमूमन अगर मैं कहूँ तो जेई में केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में मात्र 1 से 2 मिनट लगना चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक है 3-4 मिनट ले जाते हैं, अदरवाइज 1 से 2 मिनट का एवरेज केमिस्ट्री का रहता है। अब अगर यही चीज़ माय डियर तुम 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हो, 10 मिनट में ख़त्म कर रहे हो, तो वो ख़त्म करना और ना बराबर है। रीज़न बिहाइंड क्या है? टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो आप कभी भी जेई या कोई भी एग्ज़ाम को करेक्ट नहीं कर पाओगे। अब कैसे, किस क्वेश्चन का कैसे सेलेक्ट करना है, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस बताती है। वो होती है, वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है मॉक टेस्ट एंड क्विज देके। दोस्तों, आप हमसे जब कनेक्ट होंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा और ये आपके पर्सनल बेनिफिट्स का बहुत फ़ायदा है। मतलब समझ लो यार, मैं कहता हूँ तुम्हें जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ कर लो, मॉक टेस्ट में कर लो, क्विज में कर लो, जेई के एग्ज़ाम में मत करना, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जो बैठते हैं ना, उनके तो फिर सट्टे फट्टे गोल हो जाने हैं। रीज़न बिहाइंड क्या है? उनको अपनी गलतियों का नहीं पता है। इंसान को कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, और ये प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट से आती है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगा यार, ठीक है। तो इसलिए लाइव टेस्ट एंड क्विज देते रहना चाहिए आपको, और ये मौका आप हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यार स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। ये क्या चीज़ है? माय डियर, हमारा जितना भी प्लान है, मतलब पूरी अनअकैडमी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितना भी प्लान है, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में रखने का फ़ायदा क्या है? देखो, हर चीज़ का अपना एक शेड्यूल होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम आउट ऑफ शेड्यूल जाएंगे, और आउट ऑफ शेड्यूल जाएंगे तो अपने गोल से हट जाएंगे। कहने का क्या सेंस है कि यार अगर मेरे पास 1 साल है जेई को तैयार करने के लिए और मैं उसको 1 साल से ज़्यादा खींच जा रहा हूँ या बहुत जल्दी ख़त्म कर दे रहा हूँ, तो दोनों नुकसान चीज़ है। जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ मतलब मैंने बहुत सारे टॉपिक स्किप किए हैं, ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मानते हो ना दोस्त इस बात को? क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। हमारा मोटिव रहता है कि आपको आपके पर्टिकुलर टाइम पे एक कोर्स को फिनिश कराएं। इसके लिए ऑलरेडी शेड्यूल्ड होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जब हमसे प्लस कोर्स से ज्वाइन होंगे तो आपको स्पेसिफिक बैच मिलता है, आप उस बैच से कनेक्ट होते हैं, आपका टीचर, आपका सिलेक्शन सब आपके हाथ में होता है। आपको माइनर टेस्ट देने होते हैं, आपको मेजर टेस्ट देने होते हैं, मतलब एक कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि नाउ यू आर रेडी, यू आर वॉरियर फॉर द आईआईटी जेईई, जाओ और क्रैक करके आओ, ठीक है।
नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन केस अगर आप किसी रीज़न से यार आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड देखने का मौका मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, आपने प्लान और सब्सक्रिप्शन एक टीचर का लेना है, लेकिन एक्सेस आप किसी भी टीचर की क्लास में कर सकते हो। मतलब ये क्या है भाई साहब, भाई मेरे केमिस्ट्री तो आप 1 से पढ़ना चाहो, 2 से पढ़ना चाहो, 10 से पढ़ना चाहो, तुम्हारी मर्जी। फिजिक्स तुम्हें 10 से पढ़ना है, तुम्हारी मर्जी। प्लान तुमने 1 का लिया है। सोचो n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ तुम्हें पढ़ा रहा है और इंडिया के सारे टॉप फैकल्टीज़ अब अनअकैडमी में हैं और सारे टॉप के टॉप फैकल्टीज़ आपके साथ कनेक्टेड हैं। आप जिसकी क्लास लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बहुत बड़ी बात है यार कि आप लोग को मैंने देखा है कोचिंग्स में या तो एक फैकल्टी पढ़ाता है या अमूमन 2 या मैक्सिमम 3, मैं कहूँ 10 फैकल्टी आपको पढ़ाना है, आपके पीछे लगे हैं, तो ऐसा नहीं है यार, ठीक है। और कहीं नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको अनअकैडमी में ऐसा मिल सकता है। अनअकैडमी में आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ से पढ़ने का मौका मिलता है। और मज़े की बात, आपके कंफर्ट जोन पे आपको लगता है मुझे 12 बजे पढ़ना है तो भाई तू 12 बजे पढ़ ले, तुझे सुबह 6 बजे पढ़ना है तो 6 बजे पढ़ ले। सब कुछ आपके हाथ में, आपका टाइम शेड्यूल होता है, आपकी खुद की बॉडी क्लॉक होगी, आपका खुद का टीचर होगा, आपका खुद का सिलेक्शन, ठीक है। बहुत बड़ी बात है इस अनलिमिटेड एक्सेस की, ठीक है माय डियर। इन सभी का फ़ायदा उठाना है तो बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल हमारी फ़ीस है, ठीक है दोस्त। अगर मैं 12 मंथ की फ़ीस को देखता हूँ तो तुम्हारी फ़ीस है वो 38,500 है। लेकिन आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा और वो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो जो कि है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। मैं रिपीट कर रहा हूँ, धीरेन DHIREN। आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड माय डियर, आपको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका अमाउंट रिड्यूस होके हो जाएगा 34,650, ठीक है दोस्त। इसके अलावा अगर आप अभी क्लास 11th में हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ का प्लान लीजिए। इसका अमाउंट 56,000 है। इसमें भी आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 50,400, ठीक है। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको अगेन मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ धीरेन DHIREN, ठीक है दोस्त। अगर आप इस अमाउंट को एक साथ नहीं पे करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट में भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। दोस्त अगर मैं पर मंथ को EMI पे कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी आ रही है ऑलमोस्ट 2100 रुपये। अब यार 2100 में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब पर सब्जेक्ट की जो कॉस्ट आ रही है पर मंथ की वो 700 आ रही है। इस 700 में आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मिल रहे हैं, आपको डाउट सेशन मिल रहे हैं, आपको क्विज़ देने को मौका मिल रहा है, आपकी कंफर्ट जोन पे क्लास हो रही है। मतलब कौन देगा ये चीज़ यार। इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस अमाउंट में आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे दे? मैं नहीं समझता, ठीक है। इसके अलावा आप सोच रहे होगे कि सर आप मुझे 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हो। देखो दोस्त, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं PCM जैसे 3 सब्जेक्ट का सम कर लूँ और इनके चैप्टर्स का सम कर लूँ तो करीबन 90+ चैप्टर्स हैं। 90+ चैप्टर्स को क्या वाकई तुम 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म कर लोगे? और क्या वो जो JEE को चाहिए, क्या वो वाकई 6 महीने में आ सकता है? आंसर इज़ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं आ सकता, ठीक है। कोर्स का ख़त्म होना एक अलग चीज़ है और उस JEE लेवल पे ख़त्म होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। JEE लेवल की जो डेप्थ है, जो JEE मांगता है, वो नॉर्मल से अलग है यार। हर इंसान JEE एडवांस नहीं निकालता, हर बच्चा JEE एडवांस का नहीं होता। द रीज़न बिहाइंड टाइम मैनेजमेंट, द रीज़न बिहाइंड उन्होंने कैसे अपने आप को अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं दोस्त। ये चीज़ 6 महीने और 3 महीने में नहीं आ सकती, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यार, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कम से कम यार 12 मंथ, नहीं तो अच्छा होगा कि आप 24 मंथ से कनेक्ट हो जाओ। ज़्यादा लंबी जर्नी होगी, ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा क्विज दोगे, ज़्यादा डाउट सॉल्व करोगे, आपकी उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगा, ठीक है दोस्त। माय डियर, ये कुछ झलकियाँ हैं क्लास की, ठीक है। मैं रोज़ लगभग रात के 9 बजे आपको मिलता हूँ, ठीक है, और उस लाइव क्लास चलती है वहाँ पे।
आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं धीरेन्द्र क्षेत्रपाल, ऐप में जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन आएगा हमारी तरफ से कि कब कब मेरी क्लास हो रही हैं। क्लास में लाइव पोल का अपना अलग मज़ा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप हमसे लाइव कनेक्ट होते हैं। ये देख सकते हो कि मैंने खूब सारी सीरीज चला रखी हैं। अभी एक मॉक टेस्ट दे रखा है, क्वेश्चन सीरीज चल रखी है, एक रैपिड फायर राउंड चल रहा है, एक बूम बूम सीरीज चल रही है। तो बहुत सारी सीरीज़ मैंने नाम दे रखी है, उसको चला रखी हैं। ठीक है, एक PYQ सीरीज़ चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो आप हमसे जब कनेक्ट होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी मानिए, एक बार आपका रात में 9 बजे इंतज़ार रहेगा, हम मिलेंगे आपको 9 बजे ज़रूर। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ का नाम है द नेम रिएक्शन। सोचो मैंने द लगाया है नेम रिएक्शन के आगे। रीज़न बिहाइंड कि कितनी बड़ी तवज्जो दे रहा हूँ, कितना ज़्यादा इसको वेटेज होगा। अभी तक मैंने ऑर्गेनिक के सेशंस में बहुत कुछ आपको पढ़ाया है। मैंने आपको जनरल आइसोमरिज्म पढ़ाया है, मैंने आपको GOC पढ़ाया है, मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ाया है। रिएक्शन मैकेनिज़्म की कम से कम 20 वीडियो हैं मेरे पास जो हमने आपको रखी हैं। अब जो मेरा अगला टारगेट है वो है नेम रिएक्शन का। दोस्त, आप सोच सकते हो कि भाई मैंने कहीं कोई चैप्टर का नाम नहीं लिया, और ऑर्गेनिक को यार मेरा अपना एक्सपीरियंस है चैप्टर के नाम से नहीं पढ़ना चाहिए। आप हेलो एल्केन्स पढ़ोगे तो उसमें हाइड्रोकार्बन का भी रोल होगा, उसमें अल्कोहल फिनॉल्स का भी रोल होगा, इवन उसमें एमाइंस का भी रोल होगा। तो आप नहीं कह सकते हो कि हेलो एल्केन्स में सिर्फ हेलो एल्केन्स की चीज़ें होंगी। इसलिए मैंने क्या किया, आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ाया। रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ाने से प्रॉफिट ये हुआ कि आपका बेसिक ऑर्गेनिक जो हो गई वो मजबूत हो गई। अगर आप शिद्दत से एक सीरीज़ को देखते हुए आ रहे हो, जो कि मुझे यकीन है कि आप देख रहे हो, आपको एहसास होगा कि आपको ऑर्गेनिक जो है उसे मोहब्बत होने लग जाएगी। इसलिए मैंने अगली सीरीज़ का नाम दिया द नेम रिएक्शन सीरीज़। इसको ख़त्म करने के बाद मैं नाम दूंगा रिएजेंट्स की सीरीज़। अलग ही लेवल की सीरीज़ होगी वो भी। ठीक है, तो प्लीज़ दिल थाम के बैठिएगा। शुरू करते हैं, नोटबुक लेके बैठिए। एक एक नेम रिएक्शन के एक एक इंटरनल मैकेनिज्म के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या है। ठीक है, कुछ फेमस नेम रिएक्शन के बारे में शुरुआत ले रहा हूँ। आज जो नेम रिएक्शन है इसका नाम है द एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल। ठीक है, आप अपन लोग आज इसको शुरू करेंगे एल्डोल को। ये आज सीरीज़ का पहला है, इट इज़ पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, जितनी नेम रिएक्शन उतने पार्ट। ठीक है दोस्त, चलो शुरू करते हैं एल्डोल के बारे में। आइए उसके बीच उसके अंदर की रिसर्च करते हैं। ये देखो एक इमेज है, जब हम लोग लैब में एल्डोल करते हैं ना तो उसका ये प्रोडक्ट बनता है। बहुत खूबसूरत सा येलो कलर आता है, फिर आप इसको कंडेंस करके इसको पाउडर फॉर्म में ले आते हो, और बहुत अलग ही चीज़ है यार लैब में आना। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। डेफिनेशन के पीछे जाओगे तो एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अपन लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन। कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म टेक प्लेस करती है, कौन कौन सी मैकेनिज्म टेक प्लेस करती है, सारी इंटरनल डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, नाम से अगर तुम पकड़ पाओ तो एल्ड ऑल, थोड़ा सा इसको तोड़ के देखो तो आपको एल्ड मतलब एल्डिहाइड एंड ऑल मतलब एल्कोहल। आपको ये एल्डिहाइड और आपको एल्कोहल का मिक्सचर नजर आएगा। एल्डिहाइड और एल्कोहल का आपको मिक्सचर नजर आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एल्डिहाइड भी हो और अल्कोहल भी हो, उसके मिक्सचर प्रोडक्ट को अपन लोग एल्डोल बुलाते हैं। ठीक है, ओके। अब डेफिनेशन ये कहती है कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग एट लीस्ट मतलब कम से कम एक तो हो ही हो अल्फा हाइड्रोजन, undergo reaction in presence of dilute alkali, dilute alkali मतलब कोई भी आप बेस डाल सकते हैं, डाइल्यूट बेस हो, NaOH हो, KOH हो, बस डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एंड गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी। हमको मेन इसके पीछे पढ़ना है बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद यहाँ से फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन, जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को अपन लोग एल्डोल प्रोडक्ट बुलाते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, हम सब कुछ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं।
ठीक है माय डियर दोस्त, एल्डोल 4 टाइप के होते हैं। एक आता है आपका सिंपल एल्डोल, दूसरा आपका है दोस्त क्रॉस एल्डोल, तीसरा आता है मिक्स्ड एल्डोल, उसके बाद आता है इंट्रा एल्डोल, और एक और आता है इंटरनल एल्डोल। आप इसको रेट्रो एक नाम दे दो, रेट्रो एल्डोल। ये अलग टाइप की कहानी है इसकी, ठीक है। इतने टाइप के एल्डोल हमको पढ़ने होते हैं। स्टार्ट विद द बेसिक एल्डोल, दैट इज सिंपल एल्डोल, देन वी विल गो फॉर द क्रॉस एंड मिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद इंट्रा एल्डोल जो अपने अंदर की कहानी है, उसके बाद रेट्रो एल्डोल, ठीक है। सीखते हैं कैसे काम करता है एल्डोल। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन लोग सिंपल एल्डोल की तरफ। सिंपल एल्डोल में क्या होगा, मैं किसी 2 एल्डिहाइड्स को ले लूँगा और उनका मिक्सचर कराऊंगा, उसका एल्डोल करवाऊंगा, ठीक है। जैसे कि अमूमन मान लीजिएगा मैंने ले लिया CH3CH2CHO, ठीक है। इसके मैंने 2 मोल्स लेने हैं और इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करा के एक प्रोडक्ट तैयार करना है। इसका नाम रखा है प्रोडक्ट P। हमारा मेन मोटिव है कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँ। अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म होगी हम ये सारे देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हीट भी दी जाती है सो दैट आप कंडेंसेशन कर सको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्त सबसे पहले कि इसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, अब आप देख सकते हो कि मान लो मैंने एक सब्सटेंस ले लिया CH3CH2CHO, एग्जाम्पल उठा लिया है कोई। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके बगल वाला बीटा कहलाता है। अल्फा से लगे हुए हाइड्रोजन को अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन बुलाते हैं। मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, ए ऐसे। तो दिस हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये अल्फा हमारा हाइड्रोजन है। और नेचर में दोस्त चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इसका असर यहाँ पड़ता है और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं जब किसी प्रोटॉन फॉर्मेशन हो रही हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त ये एसिडिक प्रोटॉन है। मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये कैसा काम करता होगा, ये एसिड की तरह काम करता होगा। अब आप क्या करते हो, उसमें डाइल्यूट NaOH डालते हो तो NaOH एक बेस है और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस होती है, ठीक है। जब एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस होगी दोस्त तो कहानी कुछ यहाँ पहुँचेगी, दैट इज CH3, यहाँ आएगा CH नेगेटिव, यहाँ आएगा CHO। बोलो बोलो आएगा कि नहीं आएगा, प्लस पानी अपन लोग ने बाहर निकाल देना है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करके, ओके। और चाहो तो आप इसका रेजोनेंस फॉर्म भी बना सकते हो, और आपके चाहने से नहीं होगा तो बनेगा ही बनेगा। हमारे और आपके चाहने से नहीं होने वाला, वो तो भैया रुकेगा नहीं, वो अपने आप को स्टेबलाइज फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेगा, वो यहाँ से यहाँ जरूर जाएगा। मैं इस प्रोडक्ट को स्टेबल प्रोडक्ट इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, और ये इसका कॉन्जुगेट फॉर्म भी है। तो माय डियर अपन लोग ने क्या किया, सबसे पहले मेरा जो मोटिव था वो एक न्यूक्लियोफाइल तैयार करने का था। क्या तैयार करने का था, न्यूक्लियोफाइल तैयार करने का। अमूमन एल्डोल जब भी होती हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करती हैं पहले स्टेप में, उसके बाद आगे चल के हम पढ़ेंगे इवन सी भी फॉलो करती हैं। 2 रिएक्शन एक साथ कॉन्सिक्वेंसेस चलती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलती है, उसके बाद इवन सी भी रिएक्शन फॉलो होती है। दोनों रिएक्शन एक साथ होने वाली है। ऐसे देखा जाए तो 3 रिएक्शन है, पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फिर इवन सी भी। 3 रिएक्शन का ये मिक्सचर फॉर्म है हमारे सामने। तो देखो दोस्त, हमारा जो मेन मोटिव है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम दिया है मैंने, इसका मतलब मुझे न्यूक्लियोफाइल का तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल नहीं तैयार करूँगा तो मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊँगा। तो दोस्त यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनमें से ये इसका रिएक्टिव प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट दोस्त स्टेबल प्रोडक्ट है, नो डाउट, मान लोगे इस बात को, ठीक है। जो इसका रिएक्टिव प्रोडक्ट है वो हमारे काम का है, जिसका रिएक्टिव प्रोडक्ट है वो हमारे काम का है, क्योंकि उससे हमको क्या करना है, ये हमारे कह सकते हो ये एज अ मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा, ठीक है। स्टेबल प्रोडक्ट को मैंने क्यों नहीं उठाया, क्योंकि यार स्टेबल प्रोडक्ट की एनर्जी लो होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उतना रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है।
अब दोस्त देख सकते हो मैंने इसके 2 मोल्स लिए हैं। पहले वाले मोल को मैंने क्या बनाया, पहले वाले मोल का मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाने की कोशिश की। अब यही चीज लूंगा और इसके दूसरे मोल पे इसका अटैक करा दूंगा। मतलब क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ना आपसे कि मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करना चाह रहा हूं। तो दोस्त इसमें ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला पार्ट आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये खटक से इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा ऐसे। जब बॉन्ड खुलेगा तो कहानी दोस्त कुछ ऐसी हो जाएगी, दैट इज CH3 CH2 CO पे नेगेटिव, यहाँ पे H। दोस्त नंबरिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला कार्बन इसके साथ चिपक जाएगा, ये चिपक गया, ठीक है। इसके पास एक H है, ठीक है। इसके पास एक CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे एक CHO है। ये कहानी कुछ ऐसी आ गई, ठीक है दोस्त, बात में समझ में आ रही है। इसके बाद आप इसमें पानी डालते हो या एसिड डालते हो या बेस डालते हो। एसिड फॉर्म में डाल सकते हो, बेस फॉर्म में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी कुछ यहाँ पहुँचती है, और जब कहानी यहाँ पहुँचती है तो आपके हाथ में दोस्त कुछ ऐसा दिखने लगता है। That's it। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप्स। क्या नाम दिया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप्स, ठीक है। मैंने इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी क्यों दिया, क्योंकि देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा पे लगा OH, इसलिए इसका नाम दिया मैंने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि जब हम एल्डोल करेंगे तब अपन लोग ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि क्या मेरा बीटा हाइड्रोक्सी बना है या नहीं बना है। हर एल्डोल में आपका बीटा हाइड्रोक्सी जरूर बनेगा, ठीक है, एक्सेप्ट रेट्रो एल्डोल, वो रिवर्स होता है, आगे बात करेंगे। बट सारे एल्डोल में हमारा बीटा हाइड्रोक्सी जरूर बनता है, ठीक है। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी के प्रोडक्ट को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी बनेगा। अभी फिलहाल मेरा एल्डिहाइड बना है तो मैंने इसको नाम दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और एल्डोल की डेफिनेशन भी ये कह रही थी कि आपको बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट देना है, ठीक है। नाउ आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ से हमको कंडेंस करना है। अब लोग कंडेंसेशन करके क्या करते हैं, हीट करके बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जद्दोजहद है। जद्दोजहद ये है कि अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो इसका मतलब दोस्त आप इसका एलिमिनेशन कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, है ना। अब यार आपको बहुत अच्छी तरह पता है, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बहुत बार ही बता चुकी है कि ये जो तेरा OH ग्रुप है दोस्त, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो तेरा इतनी आसानी से तो ये OH यहां से नहीं निकलने वाला, ठीक है। इतनी आसानी से तुम कहो कि निकलेगा, आंसर इज नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए एक अलग सी मैकेनिज्म है जिसका नाम हमने पढ़ चुका है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, इवन CB के नाम से। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चे ने इवन CB नहीं पढ़ी है प्लीज़ मेरे पीछे वाली वीडियोस में जाओ, रिएक्शन मैकेनिज्म में वहाँ पे इवन CB जरूर मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाई है। अब मैंने इसको इवन CB तुरंत देख के कैसे पहचान लिया, तो देखो पहला तो देखो मुझे दिखा कि यार ये पुअर लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इवन CB की मैकेनिज्म का बेसिक मोड यही होता है कि इवन CB पुअर लिविंग ग्रुप के लिए होती है, और ऐसे तो हॉफमैन भी पुअर लिविंग ग्रुप के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी होता है तो वहाँ पे इवन CB होता है। नाम ही दिया है ना, C1 बोले तो कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैं उसके डेप्थ में तो नहीं जा रहा, बट हाँ आपके मैकेनिज्म को जरूर परफॉर्म करूंगा कि हाँ दोस्त तुम्हारा इवन CB अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, इवन CB अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो इवन CB का कंसेप्ट ये कह रहा है कि पहले ये OH ग्रुप यहाँ जाएगा, ओके, और ये मेरे पास H है। दो चीज़ हैं, तो याद करो हमने पढ़ा था इवन CB में कि पहले हम यहाँ से H गायब करते हैं, ओके। H जैसे ही फर्स्ट स्टेप में गायब करते हैं तो दोस्त कुछ ऐसी कहानी हो जाती है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H नेगेटिव प्रोटॉनिक इंटरेक्शन होता है,
और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से ये बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकलता है तो फाइनली तुम्हें CH डबल, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, ये इधर CH3 का वैसे और ये CHO अपना प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये काम, इसको हम लोग बोलते हैं बेस कैटलिस्ट कंडेंसेशन, बेस कैटलिस्ट कंडेंसेशन बुलाते हैं। मतलब यहाँ पे आपने कोई, भाई आपने इस प्रोटॉन को बाहर निकाला, प्रोटॉन को तो तुमने एसिड माना होगा ना यार, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, फिर से बेस कैटलिस्ट रिएक्शन, और फाइनली उसके बाद ये लिविंग ग्रुप इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से बाहर निकला होगा। तो अपन ने देखा क्या कि हमने देखा कि सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमारा एसिड बेस रिएक्शन हुआ। एसिड बेस रिएक्शन से हमने क्या ऑब्टेन किया, हमने एक न्यूक्लियोफाइल को ऑब्टेन किया। फिर उस न्यूक्लियोफाइल को उसके दूसरे मोल से रिएक्शन कराया, फॉलोड बाय विच मैकेनिज्म, आंसर इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर दिया। उसके बाद व्हाट किया, उसके बाद हमने एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब किया। एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने किसका सहारा लिया, मैंने बेस कैटलिस्ट का सहारा लिया। ऐसा कहीं नहीं है कि आप सिर्फ बेस कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, एल्डोल एसिड कैटलिस्ट से भी जा सकती है और एल्डोल बेस कैटलिस्ट से भी जा सकती है। मतलब घबरा मत जाना, बहुत लोग एल्डोल में एसिड कैटलिस्ट डालते हैं, कोई फर्क नहीं है, कंडेंसेशन ही तो करना है यार। मैं आपको इसी को एसिड कैटलिस्ट दिखा देता हूँ। इसी को मैं आपको एसिड कैटलिस्ट दिखा देता हूँ। ठीक, अब क्या करूंगा, एसिड डालूंगा। अब जब एसिड डालूंगा तो ये इस पर इंटरेक्ट मारेगा। ओके, और जब ये इस पे इंटरेक्ट मारेगा तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो कहानी फिर वही, दैट इज CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट कर जाएंगे और ये यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा। इसके बाद आप H+ बाहर निकालते हो। ठीक है, इसके बाद आप H+ बाहर निकाल के प्रोडक्ट ईल्ड आते हो। प्रोडक्ट ईल्ड हमारी दोस्त वही आएगी जो पहले आई थी। प्रोडक्ट ईल्ड में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, हमारे प्रोडक्ट के ईल्ड में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। प्रोडक्ट ईल्ड तो वही आएगी, बस एक बार एसिड कैटलिस्ट है तो एक बार हमारा बेस कैटलिस्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, IUPAC करनी आप कर लेना यार। ठीक है, ये आपका 2-मिथाइल पेंट 2-ईन-1-अल। ठीक है, दोनों का सेम प्रोडक्ट आ रहा है। तो बस एक है एसिड कैटलिस्ट और एक है बेस कैटलिस्ट। आप दोनों से एल्डोल कराते हो। जब आप बेस कैटलिस्ट कराते हो तभी आप उसको इवन CB बुलाते हो, अदरवाइज यहाँ पे इवन CB नहीं है। ठीक है ना, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या है, ये बेस कैटलिस्ट प्रेजेंस में होती है, क्योंकि आपका डाइल्यूट NaOH पड़ा हुआ है, उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और वो प्रोसीड कर दी जाती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एसिड कैटलिस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको दोनों, आपके पास ऑप्शन है, आइदर बेस कैटलिस्ट और आइदर एसिड कैटलिस्ट। बट आपका मेन मोटिव पहले ये होना चाहिए कि आप बीटा हाइड्रोक्सी बनाओ, उसके बाद आगे सोचो कि तुझे एटलीस्ट एसिड कैटलिस्ट करना है या बेस कैटलिस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सोचो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नहीं सोचना है कि एसिड कैटलिस्ट है और बेस कैटलिस्ट है। आपका पहला काम होना चाहिए बीटा हाइड्रोक्सी बनना। आप देख सकते हो मैंने शुरुआत ही सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है। मतलब अपन लोग ने सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराया है, जिससे हमने न्यूक्लियोफाइल तैयार कराया, फिर न्यूक्लियोफाइल कहा बेटा जा तेरा काम शुरू होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कर। ठीक है, क्लियर कट है मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो आपने बेस कैटलिस्ट डाला और आपने एसिड कैटलिस्ट डाला और आपने एल्डोल कराने की कोशिश की। ठीक है, दिस इज नोन एज सिंपल एल्डोल। मैंने इसका नाम सिंपल एल्डोल क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्पीशीज के 2 मोल थे, एक ही स्पीशीज के 2 मोल लिए गए थे, देख सकते हैं आप, इसलिए इसका नाम अपन लोग ने सिंपल एल्डोल दिया है। गॉट इट? ठीक है, क्लियर कट। अच्छा, एक बात ये भी याद रखनी है कि भाई हम बोल रहे हैं सिंपल एल्डोल हो रहा है, तो क्या 2 कीटोन्स के बीच में भी सिंपल एल्डोल करा सकते हैं क्या?
क्या मैं इसको यही काम करके करा सकता हूँ क्या? हैं? करा सकता हूँ? अब आपके मन में आएगा सर पेनी तो चलानी है, चला दो। आंसर इज नहीं करा सकता, आंसर इज नहीं करा सकता। कीटोन्स कभी भी सेल्फ कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? हम बहुत बार पढ़ के आए यार। एक तो देखो कीटोन पे नेगेटिव चार्ज नहीं झेला जाता, ठीक है, और दूसरा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, इसका अटैक यहाँ होना ना के बराबर पॉसिबल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी, आपने पढ़ा है स्टेरिक रिपल्जन आएगा, स्टेरिक रिपल्जन आएगा तो ये इस पर अटैक नहीं करा पाएगा। कॉपी पेन चलाने में कुछ नहीं जाता है दोस्त, कॉपी पेन से कोई मना नहीं कर रहा है, क्यों नहीं होगा सर, लो हमने कर दिया। अरे भाई आप लैब में तो सोचो, लैब का तो ख्याल रखो दोस्त, ठीक है। इसलिए कीटोन्स का हम लोग जल्दी जल्दी एल्डोल नहीं कराते। लेकिन देखो अगर एग्ज़ाम में बोला है कि इनमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन दे रखा है तो तुम छोड़ के थोड़ी ना आओगे, तुम्हें तो प्रोडक्ट 4 का एक यील्ड देना है। वो ठीक है, वो उस ड्रास्टिक टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ पॉसिबल है, केमिस्ट्री है यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है अगर हम ड्रास्टिक टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट कर लें तो। नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमारी ड्रास्टिक टर्म्स एंड कंडीशन में है, हमको उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में आप कीटोन का कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन कीटोन के ग्रुप का नहीं कराते हो, ठीक है। याद रहेगी मेरी बात, क्योंकि आगे चल के हम जब क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे तो आप कहोगे सर आपने कीटोन का रिएक्शन क्यों नहीं किया, तो मैं आगे चल के बताऊँ से अच्छा मैं पहले बता दूँ, ठीक है। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो हाई टेम्परेचर पे नहीं हो सकता या ड्रास्टिक कंडीशंस पे नहीं हो सकता, करने को हम सब लोग करते हैं यार, ठीक है। लो अगर मैं एग्ज़ाम में ऐसे दे देता हूँ, मैं इसको ऐसे दे देता हूँ तो क्या मैं इसका प्रोडक्ट नहीं बना के आऊँगा? प्रोडक्ट तो बना के आऊँगा दोस्त, प्रोडक्ट तो बना के आऊँगा, ठीक है। बट ड्रास्टिक टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रही है, ये जनरल टर्म्स कंडीशन पे नहीं हो रही है। हाँ बाकी वो हो सकता है कि आपके टीचर ने कॉपी पेन चला दी हो, ओके। देखो लैब की केमिस्ट्री और थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में बहुत अंतर होता है। अभी अपन लोग थ्योरेटिकल केमिस्ट्री सीख रहे हैं, लैब में जब आओगे तो बहुत अलग लेवल पे एल्डोल होता है, बहुत अच्छा टाइम लेता है, हीट करने में टाइम लगता है, कंडेंसेशन करने में टाइम लगता है, उसका पाउडर फॉर्म बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा है, ठीक है। लैब की अपनी अलग ब्यूटी है यार, बट ठीक है, अपन को यहाँ प्रोडक्ट बनाना है मान लो, तो कुछ नहीं करने वाला मैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे मेरा H है, ठीक है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस से डाल रहा हूँ और ये कुछ इस तरह तैयार कर रहा हूँ। नो डाउट इसका एक पार्ट ये भी होगा और इसका एक पार्ट ये भी होगा, ठीक है। ये इसका स्टेबल पार्ट दोस्त और ये इसका रिएक्टिव पार्ट दोस्त, ये इसका रिएक्टिव पार्ट है दोस्तों, ये इसका स्टेबल पार्ट है दोस्तों। तो दोनों पार्ट हैं अपने पास, लेकिन हमको प्रोसीड किसको करना है, इसके रिएक्टिव पार्ट को प्रोसीड करना है। और जब मैं इसके रिएक्टिव पार्ट को ले लेता हूँ तो करने क्या वाला हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका अटैक थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इस पूरे का अटैक इस पे कराऊंगा, इस वजह से ये बॉन्ड खुलेगा। थोड़ी नंबरिंग कर लें तो हम ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे इसमें, ठीक है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ दोस्त थोड़ी देर के लिए। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और जिस पे हम अटैक कर रहे हैं वो 7 के बगल में ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। नंबरिंग करने से थोड़ी सी केमिस्ट्री के रिएक्शन आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा कुछ ऐसा होगा क्या, ये यहाँ पे खुला होगा, ये 8 नंबर है, 7 नंबर है दोस्त, ये 8 नंबर। इस 7 पे जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है, इसने ये वाला कार्बन, ये 2 वाला है, ठीक है। 2 की बॉन्ड बनी हुई है। आप यहीं से एक बॉन्ड खोल दो कुछ ऐसे, ये 2 के बाद यहाँ कहीं 1 कर दो, है ना। बाकी इसके बाद आप वही H+ ले आओगे। तो जब आप ऐसा ले आओगे तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाने वाली है, यहाँ पे OH है आने वाला है, ये कुछ ऐसे होने वाला है। चेक कर लो भाई कि तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी बना है कि नहीं बना है। तो फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी,
राइट। अपन लोग सही कर रहे हैं, एग्जैक्टली सही कर रहे हैं। अब क्या करना है, चाहे तो एसिड कैटलिस्ट डालो, चाहे तो बेस कैटलिस्ट डालो। मैं बेस कैटलिस्ट का यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसको निकालना है, फॉलोड बाय E1 CB मैकेनिज्म, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये कहानी दोस्त कुछ ऐसे होने वाली लग रही है। कुछ ऐसा टाइप प्रोडक्ट बन रहा है इसका। तो मैंने प्रोडक्ट तो बनाया, रिएक्शन तो हुआ, ठीक है, बट ड्रास्टिक टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है। अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे ये रिएक्शंस नहीं परफॉर्म होती हैं, क्योंकि कीटोन, वो भी साइक्लिक कीटोन, वो भी 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन, फिर आप उस पर अटैक कराओ, ठीक है। केमिस्ट्री है, पॉसिबल तो सब कुछ है, आपके हाथ में क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने जितनी बातें सीखी ये हमने सेल्फ एल्डोल को लेके सीखी, ठीक है। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कहानी जाएगी क्रॉस एल्डोल के लिए। क्रॉस एल्डोल में क्या है, डेफिनेशन के नाम पे देखा जाए तो एटलीस्ट 1 अल्फा है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब एक के पास नहीं हो और एक के पास हो तब भी चल जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा, अगर मैं बेंजल डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं दूसरा ले लेता हूँ एस्टल्डिहाइड, थोड़ी देर के लिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, और मुझसे कहता हूँ कि मैं इसका एल्डोल कराना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने डाइल्यूट NaOH डाल दिया, यहाँ पे मुझे हीट करने का मौका मिलेगा तो हीट भी कर दूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब देखो दोस्त, इनमें से किस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और किस में अल्फा हाइड्रोजन है। याद रखना, द स्पीशीज विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, डज नॉट, इज ऑलवेज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है भाई। देख सकते हो उसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी पूरी है तो हाइड्रोजन नहीं है। जबकि यहाँ पे देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो फ्यूचर में मैं इसका क्या बनाने वाला हूँ, न्यूक्लियर बनाने वाला हूँ। मतलब इसका अटैक इस पर कराऊंगा, ना कि इसका अटैक इस पर कराऊंगा, ओके। तो सबसे पहले करने के लिए क्या करूँगा, ये CH2H है, यहाँ पे CHO है, वही काम जो पीछे करके आया है दोस्त। पहले इसको स्ट्रॉन्ग बेस में डालेंगे, फॉलोड बाय एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। हाँ, नो डाउट कि इसका भाई एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसका एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इट्स फॉर्म लाइक दिस। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको तो इससे मतलब है क्योंकि ये हमारा रिएक्टिव हिस्सा है और आगे चल के हमारा रिएक्टिव हिस्सा ही परफॉर्म करता है। तो कुछ नहीं करना, ये आपने बेंजल डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिसके पास है उसकी परफॉर्मेंस दिखानी है। बेटा चलो तुम्हारे साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कराऊंगा तो कहानी दोस्त कुछ ऐसी आ जाएगी। यहाँ पे C पे O नेगेटिव, यहाँ पे H, ये CH यहाँ पे H करना चाहो कर दो, ठीक है। मैंने खोल दिया थोड़ा सा, और कुछ नहीं, बस इसके बाद तो वही है, पानी डाला, ओके। पानी डालने के बाद हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। यहाँ से उसके बाद CHH है और CHO है। उसके बाद आपने E1 CB रिएक्शन फॉलो कराई, हीट करा के, ठीक है, बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये बेस कैटलिस्ट एल्डोल हुआ। आप एसिड भी कर सकते थे, नो डाउट। और दोस्त आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया। अच्छा, यहाँ चेक किया हमारा सही है कि नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ भैया सही है, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो अगर मेरे पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन वाला केस आए ना, तो दिमाग लगाना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या बोला, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट विल कंसिडर टू बी द इलेक्ट्रोफाइल, एंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है दैट विल कंसिडर टू बी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ओके। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। एक जेई का क्वेश्चन रखा है, उसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, दे रखा है CH3CHO
और दे रखा है HCHO, इसके नीचे लिख रखा है एक्सेस, आपके पास दबा के पड़ा है, और यहाँ पे OH दे रखा है और हीट दे रखी है, प्रोडक्ट पूछा है। देखो मेरे दोस्त, एक्सेस दे रखा है मतलब इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास इस बार पहले तो ये डिसाइड हो गया ना कि फॉर्मल्डिहाइड हमेशा इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और इसके पास फंक्शनल ग्रुप के पास अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं और न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब चूंकि मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं दोस्त, तो मैं इसको 3 बार एल्डोल करा सकता हूँ। मतलब एक्सेस में है तो डिब्बे में पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है, कराता चला जाऊंगा, देखता हूँ। तो आओ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहला काम करूंगा भाई, ये लूंगा CH2, मैंने यहां से निकाल दिया, ठीक है दोस्त। अब मान के चलना कि इतनी केमिस्ट्री तुम्हें आ गई। तुमने इसको अटैक किया, ये यहाँ खोला, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म की, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आया C, यहाँ पे आया O नेगेटिव, यहाँ पे H, ये CH2, ये कुछ ऐसे है, ठीक है भाई, हो गया। आओ चेक करते हैं इसको भाई। इसके बाद आपने इसमें H+ डाल दिया होगा, तो आपने जब H+ डाला तो आया आपको H, यहाँ OH, ये आपका CH2, ये आपका CHO। चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, एकदम सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है दोस्त। लेकिन चूंकि फॉर्मल्डिहाइड तो एक्सेस में है, तो हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और दोस्त मेरे दोस्त, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कैसा रहेगा, और फिर से इसमें एसिड बेस रिएक्शन कराऊं, तो भाई ये तो तेरा देख CH2OH हो गया, यहाँ पे आया तेरा CH नेगेटिव, CHO, पानी बाहर, इसका एक स्टेबल पार्ट बनाएगा, मैं वो नहीं बना रहा, बट मैं इसको जो ये मैं प्रोडक्ट बनाया है, इसको रखे हुए फॉर्मल्डिहाइड से दोबारा रिएक्ट करा सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में दिया था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कम ऑन यार, बोल तो दो। मौज है ना पूरी वाली, पल्ले पट रही है क्या चल रहा है ज़िंदगी में? तो आओ खेलते हैं। तो देख भाई, CH2OH तेरे पास यहाँ था, ये CHOH, यहाँ तेरा CHO है ना, ये इधर वाला कार्बन यहाँ पे O पे नेगेटिव, H है ना। फिर आपने इसमें H+ डाला और यहाँ पे इसकी आत्मा को संतुष्टि दी कि चल मेरे भैया प्रोडक्ट बना दे। इट्स लाइक दिस। अच्छा, अभी एक और है, हाँ एक और भी तो है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अरे बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं? कमान मेरे दोस्त, कमान, शाबाश। फिर से मैंने एल्डोल करना है। अब मैं देखो डायरेक्ट बना रहा हूँ, तुम मान के चलोगे कि मैं मान के चल रहा हूँ, तुम्हें आ गया है। ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ठीक है, और तीनों जगह कुछ ऐसा टाइप बना दिया। या हाउ इट्स लुकिंग, कैसा लग रहा है ये आपको? अमेजिंग ना मैन। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब ये क्या था? ये हमारा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ा है, या पढ़ा हो सकता है जिन बच्चों वीडियो देख रहे हैं, एक कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। क्या होती है? कैनिज़ारो टाइप रिएक्शन होती है। जस्ट 1 मिनट होल्ड करना दोस्तों। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना। एक कैनिज़ारो टाइप रिएक्शन होती है दोस्त। ये आपका जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये जो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, इस प्रोडक्ट में आप दोबारा एल्डोल करा सकते हो। अब एल्डोल करने के लिए तो जगह नहीं है, तो सर मैंने कैसे कह दिया दोबारा एल्डोल करा सकते हो? एल्डोल के नाम पे एक रिएक्शन है, चूँकि ये एक्सेस में पड़ा है दोस्त, और यहाँ तुमने डिब्बे में बेस डाला ही हुआ है, आगे चल के पढ़ोगे
अभी मैं इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, शायद मेरी अगली वीडियो उसी पे हो। इस रिएक्शन का नाम होता है केनिज़ारो रिएक्शन, और ये केनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म करने लगता है। अब ऊपर से बता दे रहा हूँ, केनिज़ारो में दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और एक ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है। कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये सब बातें बाद में करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होके बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनने लगता है। ये एल्डिहाइड जब मेरा रिड्यूस होता है तो ये अल्कोहल बन जाता है, और कुछ ऐसा बन जाता है। अब कुछ बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं, भौकाल में लिखना हो, टिंग टिंग, एग्जाम में पता है ये ना दे के प्रोडक्ट ऐसे बना के देगा। आधे बच्चे सोचेंगे भाई क्या बना के रखा है बंदे ने। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, एक्सेस में करा रखा है। लिख सकते हो वही कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, वो कार्बन, सारे कार्बन है। या ऐसे लिख के देगा, या ऐसे मदद खेलेगा, श्री गणेश कराएगा। कैसा लग रहा है? बोलेगा ले भाई तेरा प्रोडक्ट ये बना है। परेशान करने का तरीका है अपना, है ना। और ऐसे ऐसे बना देगा, तुम बोलोगे भाई साहब क्या बना रखा है इसने। कुछ नहीं हुआ है यार, बेसिक सा एल्डोल है, ठीक है, बेसिक सा एल्डोल हो रखा है। उसके बाद केनिज़ारो परफॉर्म हो रखी है। अब पूछेगा भाई तूने कितने मोल एल्डिहाइड यूज़ किए, तो मैंने 4 मोल यूज़ किए फॉर्मल्डिहाइड के। फिर पूछेगा कितने बार तूने एल्डोल कराया, तो भाई 3 बार एल्डोल कराया। तो चौथी बार क्या कराया? सर चौथी बार केनिज़ारो कराया। ओवरऑल 4 बार रिएक्शन हुई है, जिसमें से 3 बार एल्डोल हुआ है और 1 बार केनिज़ारो हुआ है। ठीक है, ओके, क्लियर कट है। बाकी मैं इसका एक प्रोडक्ट और बनता है, मैं अभी वो नहीं लिख रहा, मतलब कोई काम अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन अभी नहीं किया मैंने केनिज़ारो। मेरी बात मान लो बस कि हाँ भाई इसके बाद ऐसा होने वाला होता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अब अगला आता है क्रॉस एल्डोल का एक दूसरा टाइप 2। टाइप 2 ऑफ क्रॉस एल्डोल। टाइप 2 ऑफ क्रॉस एल्डोल क्या है दोस्त? अभी तक जो हमारा क्रॉस एल्डोल हो रहा था उसमें एटलीस्ट वाली कहानी आ रही थी। ठीक है, एक में अल्फा है और एक में अल्फा नहीं है, हम वाली कहानी खेल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे। जैसे मान लेना कि मैंने एक ले लिया मैंने प्रोपेनल, और एक ले लिया लेट सपोज करना इथेनल, और आपसे बोलेगा राइट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल, राइट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल। तो पता है इसके कितने आंसर आएंगे? इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो? तो हाँ दोस्त, इसके 4 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। 4 प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल हो रहे हैं तो अभी हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म वही है, सेम प्रोसेस है। मैं थोड़ा स्पीड को अब बढ़ाऊंगा, नहीं तो आपको वीडियो बोर करने लगेगी वही बार बार मैकेनिज्म दिखा के। देखो 4 प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा प्लानिंग करो। ये प्लानिंग कुछ ऐसी रहेगी दोस्त कि मेरे पास 2 क्रॉस होंगे और 2 सेल्फ होंगे, इसलिए बोलते हैं इसका 4 प्रोडक्ट। जैसे ये मेरा प्रोपेनल है और ये मेरा इथेनल है। ठीक है, ये मेरा प्रोपेनल है, ये मेरा इथेनल है। प्रोपेनल की मैं बात करूं तो देखो, एक होगा प्रोपेनल ही इलेक्ट्रोफाइल, मैं एक ब्रैकेट में ही लिख दे रहा हूं, और प्रोपेनल ही न्यूक्लियोफाइल। एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा इथेनल ही इलेक्ट्रोफाइल एंड इथेनल ही न्यूक्लियोफाइल। दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा दोस्त। तीसरा प्रोडक्ट प्रोपेनल आपका इलेक्ट्रोफाइल, बट ब्यूटेनल आपका, ब्यूटेनल बोला हूं, इथेनल आपका न्यूक्लियोफाइल। और चौथा प्रोपेनल आपका न्यूक्लियोफाइल और इथेनल आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये हम 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं एल्डोल को, और इसके बाद यील्ड बनती है। अब मैं चारों प्रोडक्ट बार बार नहीं बना रहा,
मैं चारों प्रोडक्ट की मैकेनिज्म बार बार नहीं कर रहा, मैं कहो तो डायरेक्ट यील्ड बना के छोड़ देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना। सही तरीका है कि आप मैकेनिज्म से जाओ, लेकिन दोस्त मैकेनिज्म से अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैकेनिज्म तो एक बार एक ही चीज़ को 2-3 बार मैकेनिज्म परफॉर्म करना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद ट्राई करो। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। अब मैंने अपने आप फटाफट मैकेनिज्म खेल ली उसके साथ, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। जब मेरा प्रोपिनल क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, इन प्रोपिनल ही मेरा क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, फॉलोड बाय द OH माइनस। पानी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। उसी तरह अगर आपका सेकेंड प्रोडक्ट की बात करें तो इथेनॉल इलेक्ट्रोफाइल एंड इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल, इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा। ठीक है, ट्राई करिएगा, जरूर ट्राई करिएगा दोस्त। मैं डायरेक्ट यील्ड बना रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, एग्जैक्टली राइट, ठीक है। ये इथेनॉल का है। तीसरा आपका प्रोपिनल इलेक्ट्रोफाइल और इथेनॉल आपका न्यूक्लियोफाइल। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यील्ड बना रहा हूँ, ट्राई करिएगा, एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करिएगा अपने आप से कि आपकी यील्ड और मेरी यील्ड मैच कर रही नहीं कर रही है, ठीक है। और चौथा प्रोपिनल आपका क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, अब आपका प्रोपिनल न्यूक्लियोफाइल। और आपका इथेनॉल आपका दोस्त इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल। कुछ ऐसा। आप सोच रहे होगे इतना फटाफट प्रोडक्ट कैसे बना रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओगे, बनता चला जाएगा दोस्त, ठीक है। मैकेनिज्म कर ही रहा हूँ मैं भी, ऐसी बात नहीं है, इंटरनल मैकेनिज्म, माइंड मैकेनिज्म चल रही है, ठीक है। सटासट होती चली जा रही है, अपने आप वहीं पे पानी डाल दिया, वहीं पे खींच दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे मैकेनिज्म नहीं करना पड़ रहा, करना पड़ता है, मैकेनिज्म सही चलना चाहिए, चाहे कितना भी समय लगे, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्ट मैंने परफॉर्म किए हैं जब आपका क्रॉस एल्डोल हो रहा है। नोट करके एक पॉइंट दोस्त लिख लेना, ये बात स्टैंडर्ड बुक्स में लिखी हुई है कि अगर मान लो तुम्हारे पास CH3CHO हुआ और दूसरा कीटोन हुआ, अब तुमसे कहा कि नंबर प्रोडक्ट बनाओ, तो मैं आपको बहुत शिद्दत से बता दूं, यहाँ के सिर्फ 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। आप पूछोगे 2 प्रोडक्ट कौन से पॉसिबल हैं, तो देखो याद रखना, इस बार 4 प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होंगे। पहला प्रोडक्ट पॉसिबल होगा जब ये आपका और ये इनमें से एक आपका इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब लॉजिक सोचो यार, लॉजिक सोचो कि कहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है, कीटोन पे क्राउडिंग ज़्यादा है या एल्डिहाइड पे क्राउडिंग ज़्यादा है। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि कीटोन पे क्राउडिंग ज़्यादा है, मतलब कीटोन पे अगर क्राउडिंग ज़्यादा है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा। हाँ, वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। फिर से कीटोन पे क्राउडिंग ज़्यादा होने की वजह से मैं इसका अटैक, मैं रफली लिख रहा हूँ, इसका अटैक मैं जब मैं यहाँ करूँगा इस नेगेटिव वाले का, तो ये ज़्यादा टफ टास्क है क्योंकि क्राउडिंग है कीटोन में। बहुत बार हम पीछे देख चुके हैं और मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत बार बताया है कि कीटोन आर द लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप क्या करोगे, अगर आपको मैं ऑप्शन देता हूँ कि मुझे अटैक कराना है एल्डिहाइड और कीटोन का, तो एल्डिहाइड का कीटोन पे कराओगे या कीटोन का एल्डिहाइड पे कराओगे, ये सोचना है आपने। तो भाई याद रखना, हमेशा कभी भी मोर क्राउडेड पे अटैक नहीं होता, लेस क्राउडेड पे अटैक होता है। मोर वाला करता है, तो मतलब दोस्त ये तो नहीं होगा ना, मतलब ये तो मैं रिएक्शन नहीं लिख सकता ना कि इसका H निकाल के यहाँ अटैक मारूं, ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं ये तो जरूर कर सकता हूं ना, मैं ये तो जरूर कर सकता हूं ना, कम से कम एल्डिहाइड में तो क्राउडिंग कम है ना, इसका अटैक यहां मार दूं, बाहर निकाल दिया मान के चलेगा ये, तो ये परफॉर्म पॉसिबल है। मतलब कीटोन कैन अटैक टू द एल्डिहाइड बट एल्डिहाइड कैन नॉट अटैक टू द कीटोन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्जेंस, स्टेरिक क्राउडिंग्स, ठीक है। तो जब मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अगर मुझे 2 प्रोडक्ट चाहिए, लॉजिकली सोचना 2 प्रोडक्ट चाहिए, तो उसमें एक प्रोडक्ट में जो एल्डिहाइड है दैट विल ऑलवेज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एंड द कीटोन विल ऑलवेज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स कुछ ऐसा। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ दोस्त, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आई एम सॉरी इट्स लाइक दिस, ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ OH माइनस डाल के, पहला प्रोडक्ट तो ये बना, और अरे 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 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड रुकियो, तो ये मेरे पेज क्यों ख़त्म हो गए ले, सॉरी फॉर दिस। और दूसरा प्रोडक्ट दोस्त इसका सेल्फ हो सकता है, किसका सेल्फ, एल्डिहाइड वालों का, एल्डिहाइड वाले का सेल्फ हो सकता है दोस्त, कीटोन वाले का सेल्फ मत कराइयो, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं बस, ये गलती से भी सपने मत देखना तुम इसके। पीछे बताया था क्राउडिंग तगड़ी है, इसकी परफॉर्मेंस मत देखना तुम बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल, और जहाँ लेस क्राउडेड होती है वो वाला इलेक्ट्रोफाइल और मोर क्राउडेड वाला न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। शॉर्ट बढ़ जाएं आगे। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ये कुछ ऐसा होता है दोस्त, मान लीजिएगा मैंने कुछ ऐसा दे रखा है ना, कुछ ऐसे दे रखा है। अब इसको 2 मोल नहीं है मेरे पास, एक ही मोल है, एक ही परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है ना, ओके। अब देखो ध्यान सुनना, मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है दोस्त, और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है दोस्त। अभी पढ़ के आए कि कीटोन तो एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता, लेकिन एल्डिहाइड वाला कीटोन पे अटैक नहीं कर सकता। माना कि मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा 1 है, एक अल्फा 2 है, मैं किसको चुनूंगा, अल्फा 1 को, अल्फा 2 को नहीं चुनूंगा। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अल्फा 2 को कर रहा हूँ पता है, तो यहाँ पे नेगेटिव ला रहा हूँ और इसका अटैक कीटोन पे ला रहा हूँ, ना बाबा ना, कीटोन पे अटैक नहीं, क्राउडिंग है। बट कीटोन का अल्फा तो अटैक कर सकता है ना यार, कीटोन का अल्फा तो अटैक कर सकता है ना। हाँ हाँ, तुम बोलोगे सर जी बहुत चालू हो रहे हो, इसके बारे में नहीं बोलोगे क्या सर, कीटोन के पास तो 2 अल्फा हैं, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है। चलो माना तुम्हारी बात, मान भी लिया कि सर ठीक है 2 वाला नहीं लाओगे, 1 और 3 वाले में कैसे जजमेंट दिलाओगे हमको। तो आओ दोस्त बात करते हैं। याद रखने वाली बात याद है, दिमाग में रखना, जिसका इनोलेट आयन स्टेबल होता है वो प्रोसीड करता है प्रोडक्ट के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं दोस्त H+ से बाहर निकालूंगा, मतलब 1 वाला बाहर निकालूंगा दोस्त, तो मैं H नेगेटिव यहाँ लाऊंगा और रेजोनेंस करा दे रहा हूँ सीधे, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बाकी ये पूरी चेन की चेन फर्जी वाली। और जब मैं H3 से बाहर निकाल रहा हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। बाकी एक आध कार्बन मिस हो जाए तो नाराज मत होना दोस्त, है ना। हाँ अब आ जाओ, अब तुम बताओ कौन सा इनोलेट ज़्यादा स्टेबल, यो वाला
H1 वाला या H3 वाला? दिमाग चल चुका होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हैं तो मोर स्टेबल है ये, मोर स्टेबल, और ये भाई साहब लेस स्टेबल। तो क्या सीखा? बोलो बोलो बोलो, क्या सीखा? हमने सीखा कि H2 को भी नहीं लेना है, H3 को भी नहीं लेना है, H1 को ही लेना है। बहुत सिंपल था। पहले हमने ये सीखा कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसको लेना है ना? पहले ही हमने सीखा कि एल्डिहाइड कीटोन में किसको लेना है, तो हमने जज किया। उसके बाद हमने ये भी जज कर लिया कि कीटोन में भी किसको लेना है। तो बस अब तो खड़क से प्रोडक्ट बनाना है। एक बार बस पीछे का ये देख लेते हैं क्या है। ये लेके कितने कार्बन भाई मैंने और लिए हैं? एक बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ ऐसा ले रखा है। ओके, यहाँ पे OH माइनस डाला, सड़क से इसको बाहर फेंका, और अब ये टिंग 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 बॉन्ड खोल दिए। नंबरिंग कर लो भाई, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो, अच्छे लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूँ, यूपीएससी नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ। कल को ऐसा ना हो सर ये क्या किए हो तुम। तो 3 की 7 से बॉन्डिंग बना रही है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है क्या? ये 3 एथ, ये 2 के साथ COCH3, ये 3 ऐसे कहीं ले लो। अब 3 नहीं, 3 तो ये है ना, 3 ये कर लो तुम, कहीं तुम 7, यहाँ कहीं कर लो 4, यहाँ कहीं 5, यहाँ कहीं 6। 7 वाले का ये नेगेटिव, O पे नेगेटिव और ये H, और फाइनली तुम्हारा कुछ ऐसा बन गया। सात वाली बॉन्ड भी क्यों ना खोल दें। 1 2 3 4 5, एक सेकंड रुकना भाई। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। हाँ सॉरी, तो 7 के साथ एक और कार्बन कहाँ से पैदा कर दिया मैंने? जस्ट फॉर मिनट, ये 7 का O नेगेटिव ना। हम भी बोले ये कार्बन एक्स्ट्रा कहाँ से पैदा हो रहा है रे? कुछ दोस्त ऐसा। फाइनली OH यहाँ आ जाएगा, और बाकी इसके बाद आप अल्फ़ा बीटा, फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ा बीटा डबल बॉन्ड यहाँ लाना चाहते हो तो ला सकते हो। इसका आंसर समथिंग लाइक कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसको बोलते हैं अपने अंदर ही एल्डोल खेलना, इसलिए इसका नाम होता है इंट्रा एल्डोल। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को कमेंट पे छोड़ के जा रहा हूँ, ट्राई मार के देखना कि इसके 2 मोल ना सिंपल हो जाएगा। एक ये ले लो, चलो यही 2 ले लो, और डाइल्यूट NaOH में डाल के प्रोडक्ट बना देना। कमेंट बॉक्स में प्रोडक्ट रिप्लाई करना हो सके तो, मैं इंतज़ार करूँगा। आप देखना चाहता हूँ कि आप किस इनोलेट को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद तुम लोग का यार। आपने बहुत पेशेंसली इस एल्डोल को एंजॉय किया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, आने वाले कुछ वीडियोस में मैं रेट्रो एल्डोल के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके बाद कैनिज़ारो और रेट्रो का मिक्स करा के क्वेश्चंस कराऊँगा। ठीक है, ओके, लेट्स क्रैक इट माय डियर, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन दबा देना, और हाँ, इस कोड को मत भूलना। ठीक है, बाय।